जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों, आप लोग डेली जानते हैं आपका सुबह सुबह जो आप लोग का क्लास होता है, जो आपका ग्रुप डी में 2022 में जो पूछे गए पी वाई क्यू जो जो थे, वो डेली क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस डेली आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे। और आज जो आपका शिफ्ट चलेगा 24 अगस्त में जो पूछे गए थे, 24 अगस्त शिफ्ट क्या शिफ्ट सेकंड में जो पूछे गए थे प्रश्न, वो आज हम लोग करेंगे। तो चलते हैं, बिना कुछ विलंब के चलते हैं सीधे आगे पेज की ओर। ठीक है, तो यदि आप लोग चैनल से जुड़ गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर जो बच्चे ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरे हैं या अदर जो भी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, सबके लिए वो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ एक ही होता है, मैथ चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग मैथ मैजिक क्लासेस को ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए, चाहे वो क्लास का हो या कोई जॉब का रिलेटेड हो। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। आज का पहला प्रश्न 24 अगस्त 2022 को शिफ्ट सेकंड में जितने भी पूछे गए शिफ्ट सेकंड में प्रश्न है, टोटल ए टू जेड प्रश्न हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको सरल कीजिएगा। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट का सबसे पहले ही बता दिया, आपको इस तरह सवाल आए तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, माइंड में आपको बोर्ड मास का ध्यान करना है। ठीक है, बोर्ड मास यदि आपको आ रहा है तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। बी से ब्रैकेट, ऑफ से मतलब का हो गया, डिवीजन भाग हो गया, गुना हो गया, जोड़ हो गया, घटा हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका यदि काम क्रिया करते हैं तो ये दोनों योग है, तो एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ऊपर 3 यानी इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 1 गुना 23 हो जाएगा, माइनस 13 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप गुना है तो 23 लिख सकते हैं, माइनस 13 प्लस 6। ठीक, तो प्लस प्लस पहले ऐड होगा, आप लोग जानते हैं प्लस प्लस पहले ऐड होगा, तो ये प्लस में है ये प्लस में है, तो 13 6 29, अब माइनस 13, क्या यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 16 इज करेक्ट आंसर। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल थे। तो 25 टोटल 25 सवाल में आपको हम बार बार भी बता रहे हैं, 5-6 सवाल आपको थोड़ा सा मिलेंगे थोड़ा हार्डली, बाकी पास सब नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक टू मॉडरेट। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। चलते हैं आज के दूसरा नंबर प्रश्न पे। यदि अंश में 2 और हर में 5 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 का निर्माण करता है। ठीक है, और यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो 1/3 बन जाता है। तो वो भिन्न क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न यहाँ से नहीं निकाल के सबसे पहले आप लोग ऑप्शन से यदि इसको करते हैं, ऑप्शन के मेथड से तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे सबसे पहला नंबर हम पकड़ते हैं ऑप्शन क्या, 3/5। ठीक है, 3/5 पकड़ते हैं, तो बोला यूं गया है इसमें मेरे दोस्त, तो बोला यूं गया है कि इसमें यदि अंश में 2 और हर में 5 जोड़ दिया जाए तो मेरा भिन्न ये आ जाना चाहिए। तो अंश में 2 हर में 5 जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 5/10, क्या इसका निर्माण 1/2 आ रहा है जी, 1/2 आ रहा है, यानी यहाँ तक तो ये सही प्रूफ जा रहा है। ठीक है, अब इसी का दूसरा वर्जन हम देखेंगे, क्योंकि इसमें और बोला गया है दूसरा प्रूफ, क्या बोला गया है कि दोनों अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो 1/3 वैल्यू आ जाता है। तो दोनों में 2 घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा 1/3, हकीकत में 1/3 वैल्यू आ रहा है, देख रहे हैं ना 1/3, यानी कि आपका उत्तर ए नंबर हो जाएगा 3/5। यदि 3/5 को हम रखते हैं तो ये सब सेटिस्फाई कर जाता है, पहला और दूसरा जो एक खोज रहा था दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न आप ऑप्शन से यदि करते हैं तो आप बेहतर उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 भिन्न भिन्न क्रॉसिंग ट्रैफिक लाइट थी। ठीक है, 3 भिन्न भिन्न ट्रैफिक लाइट थी जो प्रत्येक 30 मिनट में और 45 मिनट में और 60 मिनट में लाल हो जाती है। तो यदि वो प्रातः 8:30 बजे लाल हो जाती है तो पुनः वो किस समय पे लाल होगी। ठीक है, आपका एक ट्रैफिक लाइट था, आप जानते हैं 3 ट्रैफिक लाइट था आपका। ये जो पहला ट्रैफिक लाइट था ये 30 सेकंड में चालू होता है, दूसरा ट्रैफिक लाइट 45 सेकंड में चालू होता है, तीसरा ट्रैफिक लाइट 60 सेकंड में चालू होता है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि तीनों एक एग्जैक्ट टाइम तो एक होगा जो तीनों एक साथ जलेगा, तो तीनों एक साथ जलेगा, कोई तो एक ऐसा टाइम होगा कि तीनों एक साथ जलेगा। तो हाँ, हम जानते हैं क्या होता है वो एलसीएम हो जाता है। तो इसका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। एलसीएम वो होता है जो सबसे विभाजित हो जाए, यानी कि जो आपका इसका एलसीएम होगा वही आपका एक साथ जलेगा वो लाइट। ठीक है, जो आपका हो जाएगा इतना सेकंड में एक साथ जल जाएगा वो लाइट। जैसे तो इसका एलसीएम क्या लेना, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 60 है। एलसीएम लेने के लिए इस तरह आपको नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आप, ना कि 10th और 12th का। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले 60 लेना है। तो क्या 60 यदि लेते हैं तो 60 सबसे विभाज्य हो रहा है? जी नहीं, 30 से तो हो रहा है, 60 से हो रहा है, लेकिन 45 से नहीं हो रहा है, यानी 60 को हम नहीं लेंगे। तो 60 से दुगुना आप लीजिए तो 120, क्या 120 सबसे विभाजित हो रहा है? 30 से हो रहा है, 60 से, लेकिन 45 से नहीं हो रहा, तो 120 भी नहीं लीजिए। तो इसका 3 गुना कीजिए, 180, क्या 180 सबसे विभाजित हो रहा है? तो जी हाँ, 180 सबसे विभाजित हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 180 सेकंड में ये तीनों एक साथ जल जाएंगे, ठीक है। तो यदि 180 सेकंड में, यदि 180 सेकंड में तीनों जलेगा, तीनों एक साथ, समझ में आ रहा? तीनों एक साथ जलेगा, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि ये तीनों एक साथ 3 मिनट में जलेंगे? 3 मिनट के बाद तीनों एक साथ, अरे 180 सेकंड का वैल्यू तो 3 मिनट होता, 60 से भाग दीजिएगा, क्या 3 मिनट नहीं आएगा? यानी 3 मिनट में एक साथ जलेंगे। पहले जला था कितना? 8:30 बजे। अब 3 मिनट बाद जलेंगे, यानी 8:33 AM पे आप लोग का जलेगा। 8:33 माफ कीजिएगा, 8:33। तो उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर, 8:33 पे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं किए, यहाँ हम अप्रोक्स एक टाइम निकाले जिसमें तीनों एक साथ जलता हो। तो 180 सेकंड में तीनों एक साथ जल रहा था, यानी मेरे कहने का मतलब है 3 मिनट में एक साथ जल रहा था। पहले 8:30 में जला था, अब 3 मिनट बाद फिर जलेगा, यानी 8:33, यानी 8:30 में एक साथ ही जला था ना, ठीक है। तो ऐसा सब प्रश्न आए, छोड़ना नहीं, ये बहुत इजी प्रश्न होता है ये, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको बताना है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? √3a² / 4, ठीक है। तो इसी में तो समषष्टभुज, यानी कि इसी में समबाहु त्रिभुज में ही तो 6 भुजा है, यानी 6 से गुना कर दीजिएगा, आपको षष्टभुज का निर्माण आ जाएगा। ये हमेशा याद रखना, षष्टभुज बोले, अष्टभुज बोले, नवम भुज बोले, तो समबाहु त्रिभुज में आपको जितनी ये भुजा बोल रही है इससे आपको गुना करना है, तो उसका एरिया निकल के चले आएगा। तो इसका एरिया आपको खोजना है, ठीक है। भुजा दिया गया है, यानी भुजा आपका 6 सेंटीमीटर लंबाई दिया गया है, ठीक है। ए का मान 6 दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको हल कर सकते हैं। क्या हल कर सकते हैं? तो √3a² का वैल्यू, यानी ए का मान 6 है, तो ए का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, बेटे 4 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 9 हो जाएगा, तो 9×54 √3 आपका उत्तर आ जाएगा। 54 √3 इसका एरिया हो जाएगा समषष्टभुज का। 54 √3 करेक्ट आंसर, नंबर ऑप्शन। समझ गए? यदि यहाँ सब षष्टभुज था, यहाँ अष्टभुज भी पूछ सकता है। अष्टभुज यदि पूछ दे, कुछ नहीं करना, √3a² बेटे समबाहु त्रिभुज में 8 भुजा पूछ रहा है, तो 8 से गुना कर देना, तो ये इसका भी पहुंच जाएगा। समझ गए आप? ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि a बेटे b बराबर 4/3 है, तो 3a और +2b 24 है, तो a का मान क्या होगा? अब पूछिएगा ये कैसा प्रश्न है, तो ये प्रश्न ऐसा ही है, ठीक है। तो a बेटे b को आप 4 के और 3 के मान रखिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, करते हैं तो 4×3 = 12 के, अब + 3 दूनी 6 के बराबर 24। यहाँ से मेरा के का मान निकल जाएगा, तो 18 के बराबर 24, तो के का मान आपका निकल गया 6×4 = 24, 6×3 = 18, यानी के का वैल्यू क्या निकला आपके पास? 4/, के का वैल्यू क्या निकला? 4/3 ही तो निकला के का वैल्यू मेरे दोस्त, 4/3। बस इसमें आपको वैल्यू पुट करना, तो ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू 4 के का मान है, तो 4 गुना 4/3, यानी आपका उत्तर 16/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप प्रश्न देख के घबराइए नहीं कि ए का मान पूछ रहा है तो ए का मान ही दिया गया है, नहीं। इसको आप के का वैल्यू बराबर लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से के का मान निकल जाएगा, इसके बाद आपका उत्तर फोर के का निकलना था, यानी ए का वैल्यू 4 है, तो इसको के 4 के का निकलना था, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। छठा नंबर आज का प्रश्न, 12, 24 और 45 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, आपको बताना। तो इसमें आपको 4 प्रश्न बनते हैं, इसमें प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ठीक है। तो इसको चारों निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रखना होगा? जी नहीं, आपको एक समझ जाइएगा तो आपका फॉर्मूला निर्माण हो जाएगा, यानी C/T। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a/b बराबर C/D? लिख सकते हैं ना। यदि प्रथमानुपाती पूछे, यदि प्रथमानुपाती आपसे पूछ दे कोई, तो प्रथमानुपाती ए बराबर क्या हो जाएगा? BC/D। ये प्रथमानुपाती हो गया, समझ गए यहाँ तक। अब आपसे कोई द्वितीयानुपाती पूछ दे, द्वितीयानुपाती द्वितीयानुपाती पूछ दे, तो यानी बी बराबर, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? AD/C, AD/C, यानी AD/C, ठीक है। तृतीयानुपाती पूछते, तृतीयानुपाती भी आपसे कोई पूछ सकता है, तो तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा?
तृतीयानुपाती क्या होगा, ए डी बटे बी। चतुर्थानुपाती भी आपसे पूछा जाता है, चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए। समझ गए। तो ये प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चौथा अनुपाती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यदि ये इसको याद करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, तो हम जानते हैं चतुर्थानुपाती जो होता है बी सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए। तो बी सी क्या है, 24 गुना 45, एक क्या है 12, तो 12 दूनी 24 यानी 45 दूनी 90 आंसर हो जाएगा, यानी चौथा अनुपाती इसका आपका 90 होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। तो यहाँ से आपको जो भी पूछे प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, तो यहाँ से इस फॉर्मूला से आप सबको निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि इसको ये नहीं पता है तो सिंपल आप इससे भी निकाल सकते हैं लिख के। ठीक है, ए अनुपात बी समानुपात सी डी, यहाँ से बैठा लीजिएगा। ए का पूछे तो ए का इसके संदर्भ में निकालिएगा, बी का पूछे तो इसके संदर्भ में, सी का पूछे तो इसके संदर्भ में, डी का पूछे तो इसके संदर्भ में। बहुत ही ईजी प्रश्न है। ठीक है, आप समझ गए, इसमें कहीं कोई प्रश्न आपका गलती नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। किसी धनराशि पर 12 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो प्रति वर्ष ब्याज क्या है। ठीक है, आपके पास कोई मूलधन था, आप उसको 12 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किए, 12 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो आपका जो ब्याज निकलना चाहिए ना, आपका जो ब्याज होगा ना, तो साफ साफ बोल रहा है मूलधन जो आपने इन्वेस्ट किए इसका 3/5 है। तो 100 रुपया हम इन्वेस्ट किए तो इसका 3/5 कितना होगा, 60। अरे मेरे भाई 100 का 3/5 कितना होगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 60 तो ही होगा। यानी कहीं ना कहीं ये 60 आपका ये ब्याज है, ये 60 आपका ब्याज है, 100 को हम मूलधन माने थे। समझ गए। तो पूछा जा रहा है कि प्रति वर्ष साधारण दर क्या होगा, तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे हम, साधारण ब्याज को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ब्याज लिखिए, ब्याज बेटे मूलधन गुना 100, ब्याज बेटे मूलधन गुना 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 60% निकल के आया। और हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो होता है मेरे भाई टाइम और रेट का गुणनफल होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 60% था आपका, टाइम आपका क्या था 12 साल था, तो रेट पूछा जा रहा है, तो रेट 12×5 = 60, यानी रेट आपका हो जाएगा 5%। समझ गए, यहाँ से रेट आपका हो जाएगा 5% इज करेक्ट आंसर। तो 5% नंबर ऑप्शन डी, 4 नंबर आपका सही आंसर चले जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मूलधन को 100 रुपया माने थे, हम मूलधन को 100 रुपया मान के इसका साफ साफ बोला गया था कि मूलधन का 3/5 ब्याज प्राप्त होता है। तो 100 यदि मूलधन माने तो इसका 3/5 यानी 60 मेरा ब्याज प्राप्त हुआ होगा। अब हमको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने का एक ही तरीका है। साधारण ब्याज क्या निकलता है, साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज जो हो जाता है मेरे दोस्त, यानी इसको हम सिंपल इंटरेस्ट में बोल सकते हैं, ब्याज बटे मूलधन गुना 100, ये आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। समझ गए। तो यही हमने किए, यहाँ पे साधारण ब्याज हम पहले निकाल लिए, फिर हम जानते हैं साधारण ब्याज टाइम और रेट का गुणनफल होता है। साधारण ब्याज रख के टाइम और रेट का करके 5% आपका रेट निकल गया। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। एक पुरुष और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 था, 6 वर्ष पश्चात उसका अनुपात 8:7 होगा। यदि विवाह के समय उसकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो अब से कितने वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, इसको आप दो विधि से बना सकते हैं। पहला विधि देख लेते हैं हम। एक महिला था, उसकी वाइफ थी, इसका वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 था। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब ये 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो इसका आयु होगा 8:7 होगा। ठीक है, 6 साल बाद इसका 8 साल होगा, 8:7 होगा। तो हम आपको बोले हैं कि इसका वर्तमान, ये तो इसका वर्तमान आयु हो जाएगा, इसका वर्तमान आयु हो जाएगा। तो हम आपको साफ साफ पहले ही बता दिए हैं कि वर्तमान आयु यदि इस तरह प्रश्न आए, यदि निकालना है आपका वर्तमान आयु, तो अंतर को सेम करना होगा। तो आपको तो क्या अंतर दोनों का सेम है, तो जी अनुपात अंतर सेम है, तो सेम अनुपात है कितना, 1 का अनुपात है, यानी 1 का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, तो वर्तमान आयु इसका क्या निकल के जाए, क्या निकल के आएगा वर्तमान आयु, यानी मेल और वोमेल का वर्तमान आयु 7×6 = 42 और 6×6 = 36, यानी ये दोनों एज आपका निकल के आएगा 42 साल और 36 साल। तो अब पूछा जा रहा है कि यदि विवाह के समय उसकी आयु का अनुपात 4:3 था, अब से कितने वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था। ये तो मेरा वर्तमान आयु है ना, ये तो मेरा वर्तमान आयु है। विवाह कुछ समय पहले हुआ था, विवाह का आयु पूछ रहा है, तो विवाह कुछ समय पहले हुआ था, तो जो रेशियो जो था 4:3 था, 4:3 था। ठीक है,
तो आप ये यहाँ से देखिए कि इसमें कितना साल हम माइनस करें कि मेरा वैल्यू 4 3 के अनुपात में आ जाए। कितना साल माइनस करने पे 4 और 3 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास। मान के चलिए आपका वर्तमान आयु 42 साल और 36 साल है। कितना वर्ष पहले आपका अनुपात 4 3 था। तो यहाँ से आप ऑप्शन से भी रख सकते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले 18 यदि हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा ना, यहाँ 24 हो जाएगा। यहाँ से 18 से 18 तो 6 चौक 24, 6 तिया 18, यानी आपका उत्तर 18 चले जाएगा। ठीक है, यानी 18 साल पहले इसका आयु 4 3 था। ठीक है, ये तो आपका एक विधि हो गया। दूसरी विधि से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो दूसरा विधि आपको अपनाना होगा। जैसे मान के चलिए इसका वर्तमान आयु क्या था 7x बेटे 6x। अब साफ साफ बोला जा रहा है कि 6 6 साल बाद इसका आयु 8 7 होगा। तो यहाँ से इसका वर्तमान आयु निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 7 7 49x प्लस 7 6 42 बराबर 8 6 48x प्लस 48। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x, इधर जाएगा x बराबर 6, यानी x का वैल्यू 6 निकल गया। तो यानी इसका वर्तमान आयु, मेल का वर्तमान आयु 7 6 42 और उसकी वाइफ के वर्तमान आयु 6 6 36। यही तो हम निकाले थे, यहाँ पर भी निकाले थे ना। ठीक है, अब बोला जा रहा है कितना वर्ष पहले जो उसका शादी हुआ था इसका अनुपात 4 3 था। बस इसका वैल्यू आपको कर देना। तो यहाँ से आपका कितना निकलेगा, 3 दूनी 6 4 तिया 12 126 माइनस 3x बराबर 144 माइनस 4x। यहाँ से निकल गया, इधर आएगा प्लस, यानी x बराबर ये जाएगा 126, इसमें माइनस हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा कितना, x बराबर 18। तो यही तो पूछा गया था कितने वर्ष पहले। तो x का वैल्यू वही तो है जो पहले माइनस किए थे, तो 18 साल पहले। चाहे आप कोई विधि से बनाए, चाहे आप इस मेथड से बनाए, चाहे आप इस मेथड से बनाए। ठीक है, यदि आप इस मेथड से बनाते हैं तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, और इस मेथड से बनाते हैं तो कैलकुलेटिव ज़्यादा करना पड़ेगा। तो तय आपको करना है क्या मेथड आपके लिए पसंद है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। यदि आंकड़े 11 17 x प्लस 1 3x 19 2x माइनस 4 x प्लस 5 का माध्य 21 है तो आंकड़े का बहुलक क्या होता है। बहुलक क्या होता है, सबसे पहले बहुलक का बात करें जो मैक्सिमम बार रिपीट करे। जो मैक्सिमम बार कोई भी संख्या मैक्सिमम बार रिपीट करे उसे ही हम बहुलक बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए हमको इसका x का वैल्यू यहाँ से जानना होगा कि x का वैल्यू आखिर क्या होगा जो संख्या मैक्सिमम बार रिपीट करे। ठीक है, तो माध्य दिया गया है, तो माध्य क्या हो जाता है, बार बार हम बता रहे हैं आपको, माध्य हो जाता है कुल संख्या का योग। कुल संख्या का योग, माध्य यही होता है ना, कुल संख्या का योग। अब बेटे कुल संख्या कितनी संख्या है आपका। ठीक है, तो माध्य ऑलरेडी दिया गया है 21। कुल संख्या का योग क्या है, हमको योग करना है कुल संख्या का योग। तो कुल संख्या का योग आप लोग कीजिएगा, कितना होगा, 11 और 17 28 और 1 29 29 और 19 48 48 और 4 52 52 5 57। ये 57 हो जाएगा प्लस। ठीक है, 57 हो जाएगा ना। तो 1x 3x 3 1 4x 4 2 6x 1 7x 7x बराबर संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 संख्याएं हैं। ये आपका माध्य तो निकल के आ गया था। ठीक है, तो इसको गुना कीजिएगा, 7 1 7 दूनी 14 तो बराबर 57 प्लस 7x। तो यहाँ से 7x का वैल्यू हम लिख सकते हैं 0 90 लिख सकते हैं ना हम। कुछ कैलकुलेटिव में गलती हुआ, 1 सेकंड रुक जाइएगा, 1 सेकंड। संख्या को जोड़िएगा फिर से, 28 हो गया ये, 28 और 19 48, टोटल 48 संख्या हो गया। 48 प्लस कितना x है, 1x और 3x 3 1 4x 4 2 6x 6 1 7x। ठीक है, अब इसको जोड़ कीजिएगा, एक x के साथ जो जुटा हुआ है 1 और 4 में 1 गया, -4 में 1 चला गया, -3 और -3 और +5 तो 2, यानी 7x प्लस 2 बेटे कितनी संख्याएं था, 7 संख्याएं था। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका 147 बराबर 50 प्लस 7x। तो यहाँ से 7x का वैल्यू निकल जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा, 7 97। तो x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, कहीं तो गलती तो नहीं हो रहा है, बार बार गलती हो रहा है।
डाटा तो ठीक है, ये एक बार देख लेते हैं डाटा हम। डाटा तो ठीक होना चाहिए। सबसे पहले इसको हम करते हैं तो 11 और 17 आपका 28 हो गया। 28 और 19, 28 और 19 आपका हो गया 47। 47, तो यहाँ हम 47 रख लेते हैं, प्लस एक एक्स, 3 और एक 4x, 4 2 6, एक 7x। ठीक है, एक प्लस में है यहाँ, 4 माइनस में यानी -3 हो जाएगा, 5 प्लस में, 5 प्लस में -3 जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 संख्या है। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, 7 दूनी 14, 147, तो बराबर 49 प्लस 7x, यही तो निकल के आएगा। तो 7x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें जाएगा आपका, तो यहाँ 8 हो जाएगा ना 8। ठीक है, या 9 हो जाएगा, यानी 98 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 14। एक्स का वैल्यू आपका 14 निकल के आया। तो जो एक्स का वैल्यू निकल के आया, तो बस एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। तो पहली संख्या है 11, दूसरी संख्या है 17, तीसरी संख्याएं है x प्लस 1, यानी एक्स का वैल्यू 14, 1 15, चौथी संख्या 3x, तो चौथी 42, फिर 19 है, फिर 2x-4 है, यानी 14 28 में 4 जाएगा 24 होगा, और फिर x प्लस 5 यानी 19 होगा। तो कौन सी संख्या इसमें 2 बार या अधिकतम मैक्सिमम बार रिपीट है, वो आप देखिएगा। 11 एक ही बार है, 17 एक ही बार है, 15 एक ही बार है, 42 एक ही बार है, 19 आपका 2 बार है, तो आपका 19 बहुलक हो जाएगा। ठीक है, बहुलक वही होता है जो मैक्सिमम बार रिपीट करे, तो आपका बहुलक 19 निकल गया। 19 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा था आपको कैलकुलेशन करने में, तो आप ध्यान से यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। समीकरण 5x² माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो मूलों का योग क्या होगा। तो हम बार बार बता रहे हैं आपको प्रत्येक वीडियो में, तो यदि मूलों का योग खोजे तो -b/a, अब मूलों का गुणनफल खोले तो c/a, आपका ये पुट करना है आपको। ठीक है, तो मूलों का योग क्या है आपके पास, तो क्या खोज रहा है, मूलों का योग, यानी a प्लस बी का वैल्यू खोज रहा है। a प्लस बी का वैल्यू मानते हैं -b/a होता है, तो आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाए, -b, तो b क्या है, b आपका -11 है, तो माइनस है और -11 है। a का वैल्यू क्या है आपके पास, 5 है, तो a का वैल्यू 5, यानी ये माइनस माइनस प्लस 11/5 आपका उत्तर हो जाएगा। 11/5 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये प्रश्न आपको एक क्वेश्चन हर प्रत्येक आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रत्येक एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको बेहतरीन सॉल्व मिलेगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा न्यू बच्चे के पास। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 12 वर्ष पूर्व रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के 2/5 थी। रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 था, तो उसकी वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा आपको बताना। ठीक है, एक रेखा नाम करके एक थी, एक उसकी सिस्टर थी, तो आर से रेखा, ऐसे सिस्टर लिख सकते हैं। 12 वर्ष पूर्व आयु अनुपात इसका इतना था, और रेखा की वर्तमान आयु का अनुपात इतना था। तो वर्तमान आयु इसका क्या था, हम पहले प्रोसेस से बनाएंगे, तो वर्तमान आयु इसका 3x और 4x था। ठीक है, वर्तमान आयु था। अब 12 वर्ष पूर्व रेखा की आयु इसकी आयु के 2/3 थी, यानी कि 12 साल हमको माइनस जाना होगा। 12 साल पूर्व बोल रहा है, तो 12 साल माइनस जाए, तो 12 साल यदि हम माइनस चले गए, तो साफ साफ बोल रहा है ये दोनों का जो अनुपात होगा 2/5 हो जाएगा, 12 साल पूर्व। ठीक है, वर्तमान आयु में 12 साल घटाएंगे मेरे दोस्त, तो 12 साल पूर्व का आयु का तो आएगा, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा आयु। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं इसको। 5 दिया 15, कॉर्नर करते हैं, 5 दिया 15x माइनस 12×5 60 बराबर 4 दूनी 8x माइनस 12 दूनी 24। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 7x बराबर, ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस, यानी 60 इसमें जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो x बराबर 36/7 निकल के आया आपका, x बराबर 36/7। अब पूछा जा रहा है कि उसकी वर्तमान आयु का कुल योग कितना था। वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 7x 4x, तो कुल आयु का योग क्या हो जाएगा, कुल आयु का योग क्या होगा मेरे भाई, कुल आयु का योग क्या हो जाएगा, तो 3x था इसका रेखा की, उसकी बहन की 4x, यानी टोटल मिला के 7x हो जाएगा। x का वैल्यू मेरे पास निकला है 36/7, 7 से 7 चला गया, तो आपका 36 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 36 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप इस मेथड से भी कर सकते थे, आपको जो प्रीवियस वीडियो में बताए थे हम पिछले
प्रश्न में जिसमें कि अंतर सेम करना था, आप उस विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आंकड़ा बहुत नॉर्मली था तो हम इस विधि का प्रयोग कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कोई दिक्कत, कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ दीजिएगा, इससे होगा अगले जो भी वीडियो लेके आए आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक वस्तु का क्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 64% है, 4% की छूट देने के बाद वस्तु के लाभ प्रतिशत क्या होगा वो आपको गणना करना है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य का यदि 64% है तो हम अंकित मूल्य मान लेते हैं। अंकित मूल्य हम 100 मान लिए, कोई दिक्कत यहाँ से। यदि अंकित मूल्य मेरा 100 है, क्रय मूल्य मेरा क्या हो जाएगा, साफ साफ बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, यानी कि अंकित मूल्य यदि 6 है तो इसका 64% क्रय मूल्य होगा। कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला जाए 4% की छूट देने के बाद क्या होगा, तो छूट हमेशा आपका अंकित मूल्य पर बनता है, तो 4% इसमें छूट दिया गया। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो यदि 100 में 4% छूट दिए, यानी 100 में 4 चला गया तो आपके पास कितना बचा, 96। क्या ये मेरा 96 विक्रय मूल्य होगा? जी 100% विक्रय मूल्य, क्योंकि छूट देने के बाद वही तो मेरा सेल प्राइस होता है। यानी तो लाभ कितना हुआ, वस्तु खरीदे आप 64 में, अब बेच रहे हैं आप 96 में, कितना रुपया लाभ कमाए आप, कितना रुपया लाभ कमाए, तो आपका लाभ जो आप कमाए मेरे दोस्त 32 रुपया लाभ कमाए, कमाए हैं कि नहीं, आप 32 रुपया लाभ कमाए। तो 32 रुपया लाभ कमाए, किस पे कमाए हैं, 64 पे कमाए हैं। तो लाभ निकालने के लिए 100 से गुना, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 50। ठीक है, तो आपका लाभ परसेंट जो हो जाएगा मेरे दोस्त 50%। बधाई हो, 50% लाभ में आप रहे। ठीक है, तो आपका लाभ परसेंट जो होगा वो 50% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से आपको कंपेयर करके निकालना होगा, समझ गए, इस तरह आपको यहाँ से निकालना होगा जो सबसे मिनिमम समय आपको देना पड़े प्रश्न में। ठीक है, अब इसको चाहे तो एक्स से भी मान के बना सकते थे, लेकिन उतना लंबा प्रोसेस पे जाना नहीं है, डायरेक्ट अंकित मूल्य का 64% है, अंकित मूल्य को 100 मान लिए, 100 इसीलिए मान लिए क्योंकि इसका 64% निकालने में हमको आसानी हो, कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, इसी वजह से हम इसको 100 मान। ठीक है, यदि ये बोला जाता है कि क्रय मूल्य से 64% अधिक है तो क्रय मूल्य को हम 100 मानते हैं, 164 हम अंकित मूल्य को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। ये भी प्रश्न बहुत बार बार भर भर के पूछे जाते हैं। यह प्रश्न दिया गया है तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो हम एक बात आपसे बोले, लघुत्तम समावर्तक क्या होता है। यदि मान के चलिए 2 4 6 है तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। लघुत्तम समावर्तक या तो इसका मैक्सिमम संख्या या तो 6 होगा, या इससे दुगुना होगा, या तो 12 होगा। समझ रहे हैं ना, ये छोटा वाला तो होगा नहीं, सबसे मैक्सिमम संख्या से ओवर होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम जो संख्या होगा मेरे दोस्त वही आपका एलसीएम होगा। तो सबसे मिनिमम संख्या 2 है, दो पे पावर, तो 2 पे पावर मैक्सिमम क्या है आपके पास, तो 3 है। 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 है, मैक्सिमम 3 है, यानी 2 पे पावर 3। ठीक है, नहीं समझे। जैसे मान के चलिए कहीं पे 2 पे पावर 3 हुआ, 2 पे पावर कहीं 2 और कहीं 2 है, इसका एलसीएम क्या होगा, तो हमेशा 2 पे पावर 3 होगा ना, बड़ी वाली संख्या होगा ना। कैसे, इसको कीजिएगा 8, इसको कीजिएगा 4, इसको कीजिएगा 2, तो यानी 2 पे पावर 3 एलसीएम लिए, तभी तो इसका एलसीएम 8 आया, 8 सबसे विभाजित हो रहा है, तो बस इसी में सबसे मैक्सिमम जो पावर का वैल्यू है वो एलसीएम। ठीक है, तो इसी तरह 2 हो गया आपका, 3 पे पावर देखिए मैक्सिमम कहाँ है, तो 3 पे पावर 2 इसमें है, 3 पे पावर 3 यानी 3 पे पावर मैक्सिमम 3 है। ठीक है, आगे संख्या क्या है, 5 है, तो 5 पे पावर मैक्सिमम, यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, यानी 5 पे पावर 2 आ गया। ठीक है, आगे क्या है आपकी संख्या, आपका 7 है, 7 पे पावर कितना मैक्सिमम है, 7 पे पावर 2 2 2 मैक्सिमम है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ गए, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका एलसीएम है। ठीक है, और यदि इसका एचसीएफ खोजता, ये तो एलसीएम निकाल लिया आप, यदि इसका एचसीएफ खोजता तो सबसे मिनिमम वाले संख्या लेते, तो किस उत्तर में आपका ये दिया गया, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 होगा, ये नहीं होगा, 3 पे पावर 3, ठीक है, 5 पे पावर 2, 7, यानी उत्तर आपका 2 इज करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, समझ गए, यानी कि एलसीएम, इस तरह प्रश्न में आपको एलसीएम खोजे, यदि आपको एलसीएम खोजे तो सबसे पावर मैक्सिमम जो होगा वो आपका एलसीएम का निर्माण करेगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए हम बताए गए। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपको दिख नहीं रहा होगा, हम पढ़ के बता देते हैं आप लोग को। बोला गया है एक बल्लेबाज पिछली 5 पारी में
5th पारी है। पिछली 5 पारियों में नियमानुसार रन बनाता है। 5 पारी दिया गया, ये फर्स्ट पारी है, दूसरा पारी है, तीसरा चौथा, चौथा है, पांचवा है। फर्स्ट पारी में 92, सॉरी फर्स्ट पारी में 92 रन है, सेकंड पारी में 53 रन है, थर्ड पारी में 35 रन है, चौथे पारी में x रन है, पांचवें पारी में 27 अंक। ठीक है, तो यदि इसका औसत स्कोर 43 है, इसका एवरेज स्कोर 43 है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं इसका औसत स्कोर इसका 43 है, तो चौथी पारी में कितना स्कोर गया है। ठीक है, तो चौथी पारी में क्या है ये आपको बताना है, चौथी पारी में कितना स्कोर गया। तो टोटल 5 पारी है, टोटल 5 पारी यार, 5 पारी का औसत 43 है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल 5 पारी का कितना रन बनाया होगा? 5 या 15, हाथ में 1, 5 20 21, यानी 215 रन टोटल 5 पारी में। अरे औसत क्या होता है? औसत तो बीच वाला ही होता है ना। जैसे मान के चलिए 2 4 6, इसका औसत क्या होगा? तो इसका औसत 4 होगा, समझ गए। तो बीच वाले औसत हो जाएगा, यानी टोटल रन जो बनाया होगा 5 पारी में, टोटल रन जो बनाया होगा मेरे दोस्त 215 बनाया होगा। ठीक है, और 4 पारी का औसत, 4 पारी का रन यहाँ दिया गया है, तो 4 पारी में टोटल रन कितना हो गया? टोटल रन ये आपको देखना है 4 पारी में। तो सबसे पहले 92 इसको ऐड कीजिएगा, तो 3 2 5 5 5 10 और 10 7 17, हाथ में 1 2 1 3 3 6 और 6 5 11 11 9 20, यानी 207। 4 पारी में टोटल 207, 4 पारी में टोटल 207 माइनस कर दीजिएगा, तो यानी कितना हो जाएगा? 8, यानी फोर्थ पारी में इसका 8 रन होगा। फोर्थ पारी में जो रन बनाया होगा ये 8 रन बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये एवरेज का क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट दिए गए बहुत इजी प्रश्न। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। इसको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा क्रम में सजाना है आपको, आरोही क्रम। और अवरोही पूछ दे, यदि अवरोही पूछ दे तो बड़ा से छोटा करना है। ठीक है, समझ गए। आरो मतलब और चाहिए इसको, छोटा से बड़ा। अवरोही अब नहीं चाहिए, तो ऊपर से छोटा। ठीक है, तो आरो पूछ रहा है, तो सबसे इसमें छोटा कौन है? तो हमको ये छोटा देखना। तो सबसे पहले इसमें कॉर्नर छोटी संख्या है, तो कॉर्नर हम गुना कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं 7, देखिएगा ध्यान से, 1/3 ये दोनों को निर्माण करते हैं 7, ये ऊपर कॉर्नर जाएगा 7, 4 तिया 12, 12 जाएगा। दोनों में छोटा कौन है? तो ये 7 छोटा, यानी ये छोटा होगा, इसको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको हम हटा दिए, यानी ये नहीं होगा, छोटा ये है। फिर इसको हम करते हैं, तो 5 1 5 कॉर्नर 5 जाएगा, 3 दूनी 6 यहाँ चला जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ये अभी तक छोटा पूर्व के साथ चल रहा है। ठीक है, तीसरा हम चलते हैं, 6 1 6 5 तिया 15, यानी यही छोटा है, ये भी नहीं हो सकता है छोटा में। ये 5 1 5 3 तिया 9, ये भी नहीं, यानी सबसे छोटा जो आपका होगा भिन्न 1/3 होगा। सबसे छोटा भिन्न 1/3 होगा, यानी ये उत्तर आने का कोई सवाल ही नहीं है, और ये उत्तर आने का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, 1/3 हो गया। अब दूसरा भिन्न देखेंगे, क्या दूसरा भिन्न हमको यहाँ देखना पड़ेगा इससे, यानी ये तो गया। क्या दूसरा भिन्न देखना पड़ेगा? जी नहीं, दूसरा भिन्न ऑप्शन से भी देख सकते हैं, यानी दूसरा भिन्न दोनों में, 2 ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी जा चुका है, 1 और 3, 2 3 में, तो 2 3 में बी नंबर 2 ऑप्शन सेम है, यानी कि दूसरा नंबर 2/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 2/5 चला गया। अब तीसरा क्या हो जाएगा? अब तीसरा या तो 3/5 होगा या 4/7 होगा। ठीक है, यानी 5/6 तो यहाँ जिक्र ही नहीं हो रहा है, या तो 4/7 या 3/5। पहले 4/7 तो हम देख लेते हैं, दोनों में छोटा बड़ा कौन है। तो 5 चौक 20 और 7 21, यानी 4/7 छोटा है। 4/7 आपका 2/5 और 4/7 आपका आ जाएगा, यानी 4/7 आपका आ जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। हमको आगे जरूरत पे निकालना नहीं है ऑप्शन से, इसीलिए बोलते हैं ना, आपको प्रश्न देख के आप एक बार ऑप्शन की ओर झलक जरूर मारिएगा। इससे होगा कि आपका टाइम बहुत कम समय में निकल जाएगा, प्रश्न सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आरोही क्रम इस तरह इसको आपको करना है, ऑप्शन बाय ऑप्शन, एक एक ऑप्शन बाय ऑप्शन छापना है, तुरंत आंसर। अब मान के चलिए इसको आप शुरू से अंत तक कैलकुलेशन करते, फिर आप ऑप्शन मिलाते, तो कहीं ना कहीं टाइम खपत होता। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर, आज का 16 नंबर प्रश्न पे। दो ट्रेन क्रमशः स्टेशन ए और स्टेशन बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। ठीक है, क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर यात्रा करती है। जिस समय वो मिलती है तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 60 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है आपको बताना है। एक स्टेशन था ए, एक स्टेशन था बी। ठीक है, ए से ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ये ट्रेन इधर से जा रही है, और बी से एक ट्रेन आ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से।
यहाँ तक समझ गए आप? ठीक है। तो एक दूसरे की ओर यात्रा करता है, जिस समय वो मिलती है तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेती है। ठीक है। तो यानी जो भी ट्रेन यदि विपरीत डायरेक्शन में आ जाए तो चाल इसका जुटेगा। तो चाल इसका क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर घंटा। क्या हो जाएगा ना? एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं, जिस समय वो मिलती है तेज ट्रेन धीमी ट्रेन तुलना में 60 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना। ठीक है। तो यहाँ से 100 किलोमीटर पर घंटा निकल के चले आया आपका टोटल चाल। ठीक है। तो ये टोटल चाल हम नहीं करेंगे यहाँ पे, टोटल चाल हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिस समय वो मिलती है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की तुलना में 60 किलोमीटर अधिक गति चल जाती है। यानी कि जब ये दोनों मैक्सिमम पॉइंट यहाँ बीच वाले भाग पे मिलेगा तो पता चलता है ये जो चल के आया, ये जो चल के आया, इससे 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया। तो 60 किलोमीटर अधिक दूरी जो तय किया होगा, क्यों किया होगा 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय? क्योंकि इसका चाल ज्यादा है, इसकी चाल कम है, तब ना। तो यदि इसका चाल 60 है तो इसका चाल 20 है, यानी कि 20 किलोमीटर पर घंटा डिस्टेंस है दोनों में, चाल में। तो तब तो जाके 60 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। तो यानी कि कितना घंटा एक दूसरे से ताजा तेज चल रहा है? यानी 3 घंटा, 3 आवर। यानी 3-3 आवर दोनों गाड़ी चली, ये भी 3 घंटा चलेगा, ये भी 3 घंटा चलेगा, तब बीच में आके मिलेगा। तो दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या है आपको बताना है। तो पहली ट्रेन का चाल क्या था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से पहले दूरी का निर्माण करेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 घंटे में कितने दूरी चल जाएगी? ए ट्रेन जो शुरू में गई थी 180 किलोमीटर। समझ गए? और दूसरी ट्रेन जो है जो 20 से चली थी, ये 40 किलोमीटर पर घंटा चली थी, ये भी तो 3 घंटे चलेगी। यानी कितने दूरी हो जाएगा? 120 किलोमीटर। यानी दोनों दूरी ऐड कर दीजिएगा तो कितने किलोमीटर हो जाएगा? 300 किलोमीटर इज राइट आंसर। 300 किलोमीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? हम इसीलिए यहाँ पे 60 किलोमीटर अधिक लिए, क्योंकि ये दोनों का चाल का अंतर जो है, चाल का ही अंतर ना, ये 60 था, ये दोनों 40 रहता तब तो सेम डायरेक्शन तय करता, लेकिन ये 60 ज्यादा है, यानी 20 किलोमीटर ज्यादा एवरेज निकला, तभी तो 60 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर पाया। तो यहाँ से हम जानते हैं समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल। तो दूरी में चाल से भाग देना आपका समय, यानी 3 घंटा ये चला होगा बेचारा, 3 घंटा ये चला होगा। ठीक है। तो दूरी क्या होगा? तो जब भी ट्रेन आप चाहे तो ये कैलकुलेशन भी कर सकते थे, या ये नहीं करना चाहते थे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे। कैसे, ये आपको बता रहे हैं हम। तो जैसे मान के चलिए टोटल कुल दूरी पूछ रहा है। कुल दूरी क्या होगा? तो ये ट्रेन इधर से जा रही है, वो ट्रेन इधर से, यानी दोनों का चाल जुट जाएगा, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको आप 3 घंटे चलाइएगा तो 3 घंटे में कितनी? 300 किलोमीटर। बस यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। वो तो आपको समझाने के लिए थोड़ा प्रोसेस से बताए, बाकी बात आंसर आपका यहाँ से भी आ सकता था। ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, a+1/a बराबर k है, तो a² - 1/a² का मान क्या होगा आपको बताना है। तो इस तरह प्रश्न में आप यदि वैल्यू पुट करते हैं तो आपको 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट क्या होगा? ए का मान आपको कुछ रखना होगा। ए का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, हम पहले एक मान लेते हैं। एक मान रखने से वैल्यू आपका हो जाएगा। जैसे हम एक रखते हैं तो 1+1/1 बराबर के, यानी के का मान आपके पास क्या निकल के आ गया? 2। यदि के का मान 2 निकल के आपके पास आया तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? तो 2×4 -a और 2×4, यानी कि 3/4। 3/4 निकल के आया ना इसका वैल्यू 3/4 निकल के आया ना। ठीक है, 3/4। अब आपको के का मान यहाँ रखना है, जिसका वैल्यू 3/4 होगा वही आपका उत्तर होगा। तो सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन पकड़ते हैं। के का वैल्यू क्या था? 2 -2, के का वैल्यू 2×4। तो क्या ये मेरा 3/4 आ रहा? कभी नहीं आ रहा, ये आपका -4 जा रहा है, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी की ओर चलते हैं, तो के² यानी 2×4 2 6, क्या मेरा 6 निकल के आया था? यहाँ 6 निकल के आया था? जी नहीं, ये भी उत्तर नहीं होगा। तीसरा नंबर चलते हैं, 2k यानी 4 -4, क्या 0 निकल के आ रहा है? क्या 0 निकल के आ रहा है यहाँ पे? सॉरी 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 सॉरी, हाँ 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 हाँ, 2×4 में 1 3, अच्छा 3/4 आना चाहिए इसका। ठीक है। तो यहाँ पे इसका 0 निकल के आ रहा है, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ 2 और 2 4 निकल के आ रहा है। ठीक है। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुआ है? 1 सेकंड में देख लेता हूँ। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। a+1/k बराबर के का वैल्यू है a² - a/a² का मान क्या होगा? यदि हम
ए का वैल्यू 1 मान लेते हैं, ए का वैल्यू यदि 1 मान लेते हैं तो आपको 1 1 बटे 1 यानी के बराबर 1 1 2 1 2, के का मान 2 रख सकते हैं आप। तो इसका यदि कीजिएगा के होती सब 1 का मान खोज रहा है मेरे दोस्त, यही तो मान गलत कर दिया, के का मान थोड़ी है, यहाँ 1 का मान है, तो 1 माइनस 1 बटे 1 बराबर 0। यानी ये जो भी उत्तर होगा 0 होगा, के का मान 2 रखने पे जिसमें भी उत्तर 0 होगा वो होगा। तो अभी हम सॉल्व किए, इसका मान रखने पे 0 हो जाता है, जैसे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4 यानी 0। यानी ये आपका प्रूव्ड हो रहा है, आंसर 3 नंबर सही आंसर है। आप चाहे तो ए के जगह पे कुछ और भी रख सकते थे, चाहे तो आप ए के जगह कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे हम मान लिए ए के जगह पे हम 2 रखना चाहते हैं, हमको मर्जी नहीं है कि हम 1 ही माने, क्यों माने, हम 2 मानेंगे, तो ठीक है आप 2 मानिए। तो यदि ए का वैल्यू इसमें 2 पुट गया तो के का मान क्या निकल के जाएगा, 2 प्लस 1 का बेटे 2 यानी 3 बटे 2, यानी के का वैल्यू क्या निकल के आया आपके पास, के का वैल्यू क्या निकल के आया 3 बटे 2। तो यदि आप इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो इसका मान 2 दूनी 4 माइनस ए और 2 दूनी 4 यानी 3 बटे 4 आना चाहिए आपका उत्तर। के का वैल्यू 3 बटे 2 रखने पे आपका उत्तर 3 बटे 4 आना चाहिए। बस इसी में तो डायरेक्ट हम प्रूव करते हैं। के का वैल्यू क्या है आपके पास निकल के आया था 3 बटे 2, यानी 2 गुना 3 बटे 2 माइनस के का वैल्यू 3 बटे 2 यानी 9 बटे 4। ठीक है, यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ से 3 माइनस 9 बटे 4, 4 12 यानी 3 बटे 4 प्रूव तो हो रहा है। चाहे आप मान 2 रखिए, चाहे आप मान 3 रखिए, चाहे आप मान 8 रखिए, चाहे आप मान 1000 रखिए, सेम आपका उत्तर आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। यदि x बराबर 3, x प्लस 7x, x प्लस 5, x प्लस 6 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, तो हम आपको 2-3 नंबर प्रश्न जो कर रहे थे उसमें भी बता दिए थे। चतुर्थानुपाती निकालना है तो कुछ मत कीजिए, ए बटे बी बराबर सी बटे डी कीजिए। चतुर्थानुपाती मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉर्नर गुना बी सी बटे ए हो जाएगा। तो बस डी बराबर निकालना था आपको, डी बराबर बी सी बटे ए का वैल्यू पहले दिया था तो इसको आप पहले तोड़ लीजिए। मेरे अनुसार आप इसको पहले तोड़ लीजिए, जैसे ए का वैल्यू 3 दिया गया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 7 21 3 24, 3 5 3 8 6 3 9। इसका चतुर्थानुपाती क्या हो जाता है, चतुर्थान बी सी बटे ए, तो बी सी ये है तो बी सी बटे ए कितना है 24, 24 हो जाएगा, 8 तिया 24, 3 तिया 9, यानी कि आपका उत्तर 3 आ जाएगा। चतुर्थानुपाती जो भी इस संख्या का होगा 24 8 9 का वो 3 हो जाएगा, चतुर्थानुपाती 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ इससे चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं। चतुर्थानुपाती प्रथमानुपाती पूछ दे तो ए बराबर बी सी बटे डी, द्वितीयानुपाती पूछ दे तो आपका ए डी बटे सी, तृतीयानुपाती पूछ दे तो ए डी बटे बी, और चतुर्थानुपाती पूछ दे तो बी सी बटे ए। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से ये मेथड आपको बता दिए जिससे आपको होगा ये, क्योंकि आपको जो भी प्रश्न पूछे प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती सब आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 320 मीटर और 380 मीटर लंबी दो एक्सप्रेस ट्रेनें एक ही समय में अहमदाबाद से दिल्ली की ओर चलती है। ठीक है, उसकी चाल 84 किलोमीटर पर घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से कितने सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, दो ट्रेन थे, लंबाई दिया गया है आपके पास, ये अहमदाबाद से दिल्ली, ए से अहमदाबाद, डी से दिल्ली जा रहा है एक ही दिशा में। ठीक है, चलना प्रारंभ करो। उसकी चाल, एक की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा थी और दूसरी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ये आप मान गए। ठीक है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो वो तेज ट्रेन चलने वाले, धीमी ट्रेन चलने वाले कितने सेकंड में पार कर जाएगी, ये आपको बताना। ट्रेन की लंबाई दिया गया है, ट्रेन की लंबाई दिया गया है। ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर अधिक है, जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी, जब तक ना एक चाल दूसरे से अधिक होगा तो क्रॉस कैसे करेगी, दोनों का चाल बराबर रहता तो कभी ना क्रॉस कर पाता, यानी चाल एक दूसरे से कितना अधिक है, एक दूसरे से 42 किलोमीटर पर घंटा अधिक है, 42 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। ठीक है, तो ट्रेन का आपका कुल लंबाई कितना दिया गया, ट्रेन की लंबाई चाहे आपका डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन विपरीत हो, हमेशा ट्रेन की लंबाई जुड़ता है, तो ट्रेन जुड़िएगा तो 700 आ जाएगा आपका, यानी 700 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 700 मीटर आ जाएगा। तो हमको समय निकालना है, कितने में क्रॉस करना होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो चाल आपका क्या है 42 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन आपका दूरी मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से करते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 7 42 और 6 3 18, यानी 7 5 35/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड से आप यदि 35/3 से करते हैं तो ये 3 ऊपर चले जाएगा, 35 2, यानी आपका चाल जो आ जाएगा
60 सेकंड में आपका समय जो आ जाएगा 60 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, यानी 60 सेकंड इज करेक्ट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ट्रेन का हम अंतर लिए, एक दूसरे से कितना अधिक है इसको मीटर पर सेकंड में बदले, 35/3 मीटर हो गया। ट्रेन का लंबाई दिया था, बस चाल को भाग करना था, समय आपका निकल जाता कितना में क्रॉस करेंगे। ठीक है, बहुत इजी सवाल था, बस सिर्फ समझना था। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। श्री सक्सेना ने 150 रुपया प्रति दर्जन से कुछ पेन खरीदे, उसने उसे प्रत्येक 15 रुपया में बेच दिए, तो उसका लाभ परसेंट क्या हो? ठीक है, तो एक दर्जन 150 में खरीदे, एक दर्जन में 12 पीस, 12 पीस, तो यानी 12 पेन कितना में खरीदा? 150 रुपया में। तो क्या मैं एक पेन का कीमत बता सकता हूँ? 12.5 रुपया। एक पेन का कीमत 12.5 रुपया नहीं होगा। 6 दूनी 12, 6 से ये 25, यानी 12.5 रुपया, यानी एक पेन का 12.5 रुपया इसका क्या है? क्रय मूल्य। एक पेन का 12.5 रुपया क्या है? इसका क्रय मूल्य। अब ये बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है, एक पेन को हम 15 रुपया में बेच रहे हैं, ये मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो लाभ परसेंट, लाभ या हानि क्या होगा? 12.5 रुपया हम खरीदे, 15 रुपया हम बेचे, यानी 100% आपका प्रॉफिट होगा, इसमें तो कहीं शक नहीं है। यदि 12.5 रुपया में पेन सर आप खरीदे, 15 रुपया हम सेल कर रहे हैं, तो 2.5% लाभ आप नहीं कमा रहे हैं? 2.5% लाभ तो आप कमा रहे हैं, यानी आपका जो भी होगा प्रॉफिट होगा, लॉस में तो नहीं होगा, लॉस को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट हो गया। हुआ कितना प्रॉफिट? किस पे हुआ? 12.5 पे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए 100 से गुना, तो 25×5 = 125, 5 से 20, यानी आपका जो भी उत्तर होगा 20% प्रॉफिट होगा। 20% प्रॉफिट इज करेक्ट आंसर। 20% प्रॉफिट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हम एक पेन का निकाले, सब पेन को निकालने नहीं गए। ठीक है, आप चाहते तो सबका भी पेन निकाल सकते हैं, लेकिन एक पेन निकालने से हुआ कि जल्दी आसान सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? उत्तर यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह सॉल्व डेली आपको मिलते रहेगा। ठीक है, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आगे कोई भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न डेली लेके आ रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीई आप समरूप है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, ये समरूप हैं, ये समरूप हैं, समझ गए? ये समरूप है। यदि 2AB DE, यदि 2AB DE, यानी कि यदि ए बी आपका 1 होगा तो DE आपका 2 होगा, यही तो बोले जा रहा है यहाँ पे। 2AB यही बोले जा रहा है, 2AB बराबर DE। यदि ए बी को 1 मानते हैं तो DE का वैल्यू 2 निकल के आएगा यहाँ पे, तो 1 2 लिख दिए। ठीक है, BC 8 दिया गया है, तो ई एफ का वैल्यू बताना है आपको क्या होगा। जब दो, एक बात याद रखिएगा कि जब दो समरूप त्रिभुज, जो यदि दो समरूप त्रिभुज है तो उसके संगत भुजा जो होता है मेरे दोस्त, उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, समझ गए? जो समरूप त्रिभुज है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो त्रिभुज पहले ए बी सी में देख लेते हैं, दूसरा त्रिभुज डीई एफ में देख लेते हैं। इसका भुजा का अनुपात क्या है? सबसे पहले एबीसी में भुजा का अनुपात 1:2 है। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके? ये भुजा के अनुपात, यानी 8/x। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? x बराबर 16, यानी ये जो होगा अनुपात में सेम होगा। ठीक है, तो 12 इज करेक्ट आंसर। यदि 1 है, ये 2 है, तो ये 8 है, तो ये 16। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका प्रश्न है। हमेशा याद रखना, दो समरूप त्रिभुज यदि होता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आज का 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित आरेख 2014 से 19 तक विभिन्न वर्षों में कंपनी ए की बिक्री को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। बिक्री करोड़ों में हो रहा है। ठीक है, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 1 2 3 4 5 6 साल है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है किस वर्ष में बिक्री सभी 6 वर्षों की औसत बिक्री से कम है। वैसा वर्ष आपको बताना है कि टोटल जो आप बिक्री किए थे उसका औसत से कम आएगा। तो टोटल बिक्री जो किए थे इसका औसत क्या हो जाएगा? टोटल का औसत निकालने के लिए सबसे पहले कुल संख्या लिखना होगा। कुल संख्या कितना है यहाँ से जोड़िएगा आप। तो यहाँ से 6 दशमलव के बाद पहले जोड़ना शुरू कीजिएगा। 6 2 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22 के 2, हाथ में 2,
तो 5 2 7 6 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 1 23 और 23 2 25, यानी कि 25.2 टोटल मेरा बिक्री आया। ठीक है, तो इसको कितना टोटल संख्याएं था, टोटल संख्याएं कितना है, टोटल संख्याएं आपके पास एक कितना साल के लिए इन्वेस्ट है, 1 2 3 4 5 6 साल के लिए। तो आप 6 से इसको डिविजिबल कर दीजिएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, यानी आपका औसत जो निकल के एवरेज जो निकल के आया 4.2 आया। तो आपको ये देखना है कि कौन सा बिक्री दर, कौन साल में बिक्री दर 4.2 से कम आ रहा है। तो क्या 5.2 4.2 से कम है, यानी नहीं, 2019 का नहीं हो सकता है। 6.3 कम है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। 4.2 ये तो बराबर पे ही है, ये भी नहीं, हमसे कम खोजा गया, कम हमको जाना। 4.5 5.5 ये भी नहीं हो सकता है। तो यानी 2.6 1.2 दोनों आ गए। 2014 और 15 ऐसा आपका वर्ष है जिसमें औसत बिक्री से कम बिक्री हो रहा है, यानी 2014 और 15 इज करेक्ट आंसर। समझ गए, कुछ था कुछ नहीं था, डायरेक्ट आप औसत निकालते, यहाँ से डायरेक्ट आप आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 30 प्रति मीटर की दर से एक आयताकार भूमि के बार लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। यदि इसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा की लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, एक आयत है आपके पास, एक आयताकार भूमि है, खेत है आपका जो आयत के रूप में। ठीक है, इसका बोला गया कि क्षेत्रफल का जो लंबा, इस खेत का जो लंबाई है वो 20 मीटर है। ठीक, और इसका टोटल एरिया जो है आपके पास 100 मीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है। ठीक है, एक आयत का एरिया दिया गया है आपके पास, एक आयत का लंबाई दिया गया है। तो क्या आयत का क्षेत्रफल जो ये आयत का क्षेत्रफल दिया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल 100 दिया गया है, लंबाई आपके पास 20 दिया गया है, तो चौड़ाई आपके पास क्या होगा, चौड़ाई बोल दीजिएगा 5 मीटर होगा। चौड़ाई 5 मीटर हो गया, लेंथ आपका ऑलरेडी 20 मीटर निकला था। ठीक है, अब आपको इसमें एक भूमि का बार लगाना है, पूरा इसमें टोटल में बार लगाना है। ठीक है, टोटल लगाना है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया देखेंगे, चारों साइड लगाना है और क्षेत्रफल में भी लगाना है। तो टोटल इसका एरिया कितना आ जाएगा, टोटल ये एरिया। तो इसको पूरा इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले परिमाप ज्ञात करना होगा। परिमाप ज्ञात करना होगा, परिमाप वही होता है जो चारों भुजाओं का योग करके जो इसका क्षेत्रफल निकले, परिमाप वही होता है। ठीक है, जैसे आपको बात करेंगे ये वर्ग, तो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है। तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा जो भी भुजा होगा इसका, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये पूरा जो भी स्क्वायर होगा, लेकिन परिमाप जो होगा ये चारों भुजा का योग हो जाएगा, ये आपका परिमाप हो जाएगा। तो कोई भी क्षेत्र में, कोई भी आयताकार क्षेत्र में, आप ये खेत है, कोई भी आयताकार क्षेत्र में आप कुछ लगाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको परिमाप ज्ञात करना होगा। परिमाप ज्ञात कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ से 2 कॉमन लिए, एल कितना है आपके पास 20 है, प्लस चौड़ाई कितना है 5 है, तो क्या मेरे पास निकल के आ गया 25 दूनी 50, 50 मीटर। इसका परिमाप निकल के आ गया, जिसको आयतन बोलते हैं आप, परिमाप 50 निकल के आ गया। ठीक है, 50 मीटर। और ये बोल रहा है साहब प्रति मीटर 30 रुपया लगा रहे हैं, टोटल आपका 50 मीटर निकला और 1 मीटर का 30 रुपया, तो 50 मीटर का कितना रुपया लगेगा आपको, क्या आपको 1500 रुपया नहीं लगेगा, 1500 रुपया नहीं देना पड़ेगा आपको, 1500 रुपया आपका टोटल खर्च आएगा। समझ गए। तो सबसे पहले आपको चौड़ाई निकालना था, क्योंकि आप यदि परिमाप नहीं निकालते हैं, यदि आप परिमाप नहीं निकालते हैं तो इसमें कितना आपको वृक्ष लगाना है ये आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आप एरिया में करते हैं तो ये आपका एरिया करना होगा, बाउंड्री आपका रह जाएगा। तो सिंपल इसका चारों आपको लेना है, तो परिमाप ज्ञात करना होगा, A to Z क्षेत्रफल इसको आपको आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आज आपका यही तक था, 23 नंबर क्वेश्चन था, 24 और 25 क्वेश्चंस टाइप नहीं हो पाया था क्योंकि टाइम आपका जो क्लास का टाइम है बहुत आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी इसका क्लास का पीडीएफ है, तो आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, वहां जाके आप ये सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी नोटिफिकेशन या कोई भी चीज़ होता है सबसे पहले पीडीएफ आपको वहीं डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो यदि आपको सेशन पसंद आ गया हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। जो भी बच्चे, न्यू बच्चे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं अथवा आप भविष्य में तैयारी करने वाले हैं, तो आप लोग शेयर जो न्यू बच्चे के पास या भाई बहन जो भी आपके रिश्तेदार जो तैयारी कर रहे हैं उसको कर दीजिएगा। इससे होगा या 20 में 20, 25 में 25 आपका मैथ 100% आने की संभावना रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग मैथ मैजिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।